हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो मी एंड माय टू क्लास की ओर से अंतिम समय पर जो क्लास आती है उसको कहते हैं द वन शॉट क्लास। यस, तो ये है द वन शॉट सुपर क्लास, क्योंकि इस क्लास में आप सभी के विभिन्न प्रकार के जो डाउट है वो क्लियर और सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्लास के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आने वाला, और इस क्लास में वैसे आप सभी इंतजार करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्लास है वो सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका सोशियोलॉजी वालों के लिए, और इसलिए इस क्लास को अंतिम समय पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस क्लास में आपको मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस है, और पर यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, शॉर्ट एंड हार्ड, वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये आज की क्लास आपके कुल मिलाकर आपका जो छोटे और बड़े जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में उसमें हेल्प करेगी। तो इसलिए कैसे द वन शॉट क्लास। तो जैसे कि आप सभी को पता है, टेक्निकल इशू की होने के बावजूद भी हमने जुगाड़ कर लिया है और आपके लिए मैं आ चुका हूँ लाइव। तो फटाफट से क्लास को करते हैं यहाँ पर शुरू। और हाँ, ये अंतिम समय पर क्लास है, तो इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, दोस्तों को शेयर अवश्य कर लीजिएगा। तो फिलहाल हमारे स्टूडेंट जो भी लाइव जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम क्लास शुरू करते हैं आज की, ठीक है ना। और यस, लास्ट ईयर का पेपर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज तो मैंने दे दिया होता। तो अब बात करते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर एंड ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के सोशियोलॉजी, जिसका पेपर का नाम है भारतीय समाज, सोसाइटी इन इंडिया, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मॉडल पेपर। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मॉडल पेपर। और हमेशा ध्यान रखना, मॉडल पेपर के प्रश्न, काफी प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपके लिए नोट कर लीजिएगा कि अखंड से मैं आपके, हाँ, पेपर ही नहीं बताऊंगा, इसका आंसर भी बताने जा रहा हूं। क्लियर? देखिए, भारतीय समाज की प्रमुख या मुख्य विशेषता लिखिए। भारतीय समाज की, जैसे विविधता में एकता, इस प्रकार से भारतीय समाज की विशेषता। ओके, तो ये प्रश्न आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट में धमाकेदार एंट्री करने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर आपके 2 है, विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है। जो भारतीय समाज की सबसे खूबसूरत विशेषता है, तो इस विविधता में एकता से क्या तात्पर्य है। छोटे और बड़े दोनों में काम करेगा। नमस्ते ज्योति। नेक्स्ट है, पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ जो है उसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह नंबर 4 है, आश्रम व्यवस्था की विशेषता बताइए। आश्रम, 4 आश्रम होते हैं जो ब्रह्मचर्य से शुरू होकर संन्यास आश्रम तक चलते हैं। इस तरह से ये अखंड में 4 प्रश्न बता दिए, आंसर भी बताने जा रहा हूं। क्लियर? पहले मॉडल पेपर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है। वर्ण और जाति में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपके छोटे बड़े में लास्ट टाइम और इस बार रिपीट होने की चांसेस है। क्लियर? आगे देखिए नंबर 6, भारतीय समाज में वर्ग विभाजन के स्वरूप को बताना है कि जो वर्ग कैटेगरी जो बटी गई है ना, वो किस आधार पे बांटी गई है, उसको कहते हैं वर्ग विभाजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारतीय परिवार की मुख्य विशेषता बताइए। यानी इंडियन फैमिली, भारतीय जो परिवार जो है उसकी क्या इंपोर्टेंट विशेषता है, आपको वो बताना है। मॉडल पेपर में नेक्स्ट 8 नंबर है कि विवाह से संबंधित किसी एक सामाजिक विधान का नाम लिखिए। रीति रिवाज जो होते हैं ना, उसके संबंध में एक लिखने का बोला है। इसी तरह से नंबर 9, संस्कृतिकरण का अर्थ लिखिए। बड़ा शानदार प्रश्न है। एंड इसी तरह मॉडल पेपर अखंड का 10वां प्रश्न, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन से क्या समझते हैं। और एक इसी में एक बोनस बता देता हूं जो हाथों हाथ याद कर लीजिएगा, लौकिकीकरण से क्या समझते हैं। तो ये अखंड के जो इंपोर्टेंट प्रश्न है, वैसे इसका आंसर बताने जा रहा हूं, शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूं, बस लगे रहिएगा और जमे रहिएगा। देखिए, इसी तरह से बखंड में आपके 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन करने कितने, हर यूनिट से 1 करना है। और पर क्वेश्चन जो 12 नंबर का है। इस तरह से आपका बी खंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 60 नंबर का डोज होता है। थोड़े आंसर भी दीजिएगा। यस, आंसर भी कराने वाला हूं, देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट से, भारतीय संस्कृति की राष्ट्रीय एकता में भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न टपकता है हर बार।
बड़े में और छोटे में एक प्रश्न जरूर आएगा और ये नोट कर लीजिएगा। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रीय एकता या विविधता में एकता। ओके, नेक्स्ट है देखिए, फिर पहली यूनिट से दूसरा प्रश्न है, भारतीय समाज की एकता और विविधता पर चर्चा कीजिए। भारतीय समाज की एकता और विविधता पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न भी बड़ा शानदार रहने वाला है, इसलिए इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, जो बताता हूं नेक्स्ट यूनिट 2 से पारंपरिक हिंदू समाज की मूल अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। पारंपरिक यानी जो रिचुअल जो सिस्टम से बनी आ रही है, तो पारंपरिक हिंदू समाज की मूल अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। क्लियर, ये यूनिट 2 से याद कर लीजिएगा। तीसरा, फिर चौथा प्रश्न यानी यूनिट 2 का दूसरा है कि पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था समाजशास्त्रीय महत्व बनाना है, यानी पुरुषार्थ क्या है उसका समाजशास्त्रीय महत्व बताओ, और फिर इसी तरह है आश्रम व्यवस्था क्या है और उसका समाजशास्त्र में क्या इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की क्लास कल आएगी, हाँ जी, हिस्ट्री की क्लास आपको कल देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो आगे देखिए। यूनिट 3 से जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद करना आपको, वो है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, इसकी प्रकृति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। जाति व्यवस्था नोट कर लीजिएगा और अच्छे से नोट कीजिएगा। नंबर यूनिट 3 का सेकंड देख लीजिए, नंबर 6 में से भारत में जाति व्यवस्था में आए परिवर्तनों की समालोचना करनी, यानी समानता, आलोचना और विभेद करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 से आपके लिए जो बताने जा रहा हूं कि भारतीय परिवार और विवाह, भारतीय परिवार और विवाह में जो आए आज के समय पहले का परिवार और आज के परिवार में कितना डिफरेंसेस आ चुका है, और विवाह की प्रकृति में भी, तो इसके ऊपर ये प्रश्न डेफिनेटली आने की संभावना है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन पढ़ के पूरा याद कर लें, इससे बाहर तो नहीं आएगा। देखो बाहर तो कुछ संभावना नहीं है, आ भी जाते हैं क्योंकि छोटे बड़े प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन ये श्योर है अगर ये याद कर दिए तो आप आराम से इजी गोइंग निकल जाओगे, मतलब पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, नेक्स्ट, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सामाजिक विधानों का मूल्यांकन कीजिए। क्या कहा गया है? महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सामाजिक विधानों का मूल्यांकन कीजिए। ओके, इसी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में। देखिए कि भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, भारतीय समाज में जो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, जैसे संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण जिसको वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, और धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा कीजिए। ये बहुत ही अल्टीमेटली रहते हैं इंपॉर्टेंट। इसी तरह से 5th यूनिट का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया, उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। और इसकी जगह मैंने एक और करवाया था, लौकिकीकरण। क्या करवाया था? लौकिकीकरण। क्लियर, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, बुक आएगी ना, बुक आएगी, बिल्कुल बुक आएगी। मैं बुक के नाम भी आपको बताऊंगा लास्ट में कि कौन सी बुक आपको याद करनी है। एक आध बुक तो हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में। तो सबसे पहले अखंड जो मैंने बताया उसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। आगे बात करें पार्ट ए। पार्ट ए में ध्यान रखिए, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता, यह प्रश्न दिया था मैंने। तो अब देखिए यहां पर भारतीय समाज की विशेषता में पहला है कि भारतीय समाज बहुलवादी है। बहुलवादी मतलब बहुत सारी संस्कृति है वो यहां रहती है, बहुत सारी चीजें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, एक ही धर्म एक ही समाज नहीं है, बहुल। इस तरह से नेक्स्ट है, इसमें विशेषता देखिए, एक तो है विविधता में एकता, संयुक्त परिवार की परंपरा, जो विशेषताओं के अंतर्गत धर्म और आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव। बाकी देशों की बजाय हमारे देश में धर्म और आध्यात्मिकता से काफी लगाव रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो देखिए जाति और वर्ग आधारित सामाजिक स्तरीकरण, यानी भारत में जाति आधार पर भी वर्ग देखे गए हैं और वर्ग जाति आधार पर जैसे अलग अलग जातियों के वर्ग बन जाते हैं और कम्युनिटी के हिसाब से भी अलग वर्ग बन जाते। क्लियर, साइड प्लीज। हाँ, वैसे ये जो भी पढ़ा रहा हूं और इसके आगे पीछे के जितने भी मैंने आज तक पढ़ा है सोशियोलॉजी में, सभी के नोट्स आपको क्लासेस सेट ऐप पर मिल जाएंगे अगर ये आपको वहां से पढ़ना है। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट भारतीय समाज की है वो सांस्कृतिक निरंतरता और परंपराओं का महत्व था। परंपराओं को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर, आगे देखिए
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसका कंक्लूजन कि समाज में, हमारे भारतीय समाज में सहिष्णुता है, सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है, सभी धर्मों में सामंजस्य रहता है और परस्पर सहयोग पर आधारित भारतीय समाज है। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है। ये दूसरा प्रश्न मैंने दिया था, दूसरा प्रश्न के विविधता में एकता। क्लियर, हाँ ज्योग्राफी क्लास कल से वो भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर, देखिए विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है। भारत में अनेक धर्म, भाषा, जाति और संस्कृतियां हैं। इस विविधताओं के बावजूद, यानी भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती है, इस सब चीजों के अलग अलग होने के बावजूद भी लोग, भारत के लोग एक दूसरे के साथ त्योहार, परंपरा और सांस्कृतिक यानी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। हिंदू लोग मुस्लिम धर्म को सम्मान और तवज्जो देते त्योहार के तौर पर, और मुस्लिम धर्म की कम्युनिटी है वो गणेश उत्सव वगैरह मनाते हैं। तो मतलब दोनों कम्युनिटी मिलकर काम करती है इस तरह से, तथा स्वयं को भारतीय मानते हुए, भले कोई भी धर्म संस्कृति से हो, स्वयं को इंडियन मानते हुए एक हो जाते हैं। और यही विविधता में एकता कहलाता है, जो भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता होती है। हाँ डियर, मैं साइड में जब इस तरह से आता हूं ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मैं पूरे साइड में रहूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा क्या, समझ में आ रहा है ना। ये जैसे इस तरह से आता हूं तो आप लिया कीजिए। पॉलिटिकल साइंस मैराथन क्लास, ये क्लास आपको मिलेगी 2 दिन बाद मिलेगी। हाँ 2 दिन बाद लाइव हो जाएगी, हो सकता है आज तो स्किल कोर्स लेना है ना इसलिए। आगे देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरुषार्थ की अवधारणा। देखिए हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है। पहला धर्म, जो कर्तव्य पालन सिखाता है। दूसरा अर्थ, जो धनार्जन से संबंधित होता है। इसी तरह से काम यानी इच्छाओं की पूर्ति, काम प्रवृत्ति जो संतान उत्पत्ति में कार्य करती है। और इस प्रकार से नेक्स्ट है मोक्ष, जिससे अंतिम मोक्ष प्राप्ति होती है। क्लियर, आगे देखिए ये चारों पुरुषार्थ जीवन को संतुलित करते हैं और पूर्ण बनाने के साधन है, जीवन को परिपूर्ण बनाते। यही पुरुषार्थ का तात्पर्य है। समझ में आई गए हो। चलो साइड में हो जाता हूं, ले लीजिएगा। आगे देखिए आश्रम व्यवस्था की विशेषता बताइए। प्रश्न क्या पूछा गया है कि आश्रम व्यवस्था की क्या खूबियां हैं। देखिए हिंदू समाज में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, यानी पूरे जीवन को, जैसे 100 साल का है तो 100 साल को उन्होंने 25 × 4 यानी एक आश्रम को 25 साल में बांटा, इस तरह से 4 आश्रमों में बांटा है। क्लियर, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो शुरुआत में 0 से 25 तक का होता है और इसमें शिक्षा और अनुशासन होता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जिसमें परिवार, संतान और सामाजिक कर्तव्य निभाने होते हैं और ये 26 से लेकर 50 तक चलता है। फिर तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, जो सांसारिक त्याग कर जंगल में घूमना, अपना जीवन यापन करना, 51 से लेकर 75 तक होता है। इसी तरह से चौथा आश्रम होता है संन्यास आश्रम, जो सब कुछ छोड़ के मोक्ष और पूरी तरह से साधना में लग जाना होता है, 76 से लेकर 100 वर्षों का समय। नोट कर लिया। आगे, और यह व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अपनाई गई है। क्लियर, आया समझ। यस हिमांशु, आगे देखिए वर्ण और जाति में क्या अंतर है, जो मॉडल पेपर का प्रश्न है तो देख लीजिए। वर्ण गुण और क्रम पर आधारित, गुण और क्रम पर आधारित होता है। वर्ण व्यवस्था जो है ना वो गुण और क्रम पर, जैसा क्रम करोगे वो उसी वर्ण को फॉलो किया जाता है। और ये लचीला होता है, यानी वर्ण व्यवस्था में बदलाव भी होता है। जैसे 4 वर्ण वर्ग हैं, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो अपने कर्म से हम परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जाति में, जाति जन्म आधारित होती है, आप जिस जाति में जन्म लेते हो वही जाति आपके लगती है। तो जाति में तो अंतर हो गया, वर्ण और जन्म। और कठोर एवं अनुशासनगत होती है, यानी वंशानुगत होती है ना। और साथ ही साथ हजारों जातियां इस तरह से बिलोंग करती हैं। पासिंग मार्क आपको 40 नंबर सही है। आगे देखो
वर्ण एक विचार था, जबकि जाति उसका वास्तविक रूप में कठोर सुदृढ़ीकरण हो गया। समझ में आ गया? चलो आगे देखिए। भारतीय समाज में वर्ग विभाजन के स्वरूप को बताना। वर्ग विभाजन, तो देखिए वर्ग विभाजन बता देते हैं। तो भारतीय समाज में वर्ग विभाजन आर्थिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय और आय के आधार पर अलग अलग वर्ग विभाजन हो गए। जैसे उच्च वर्ग जो अमीर, शिक्षित और संपन्न वर्ग होते हैं। मध्यम मिडिल क्लास जो कर्मचारी और व्यापारी होते हैं, सरकारी नौकरी वाले। फिर निम्न वर्ग जो मजदूर और गरीब होते हैं। तो समाज है वो 3 तरह के वर्तमान वर्गों में बांटा गया एज ए प्रेजेंट टाइम पर। आगे देखिए, आइडिया ऑफ स्किल कोर्स की क्लास 2 दिनों बाद लगेगी। ठीक है, 2 दिनों बाद आपके शुरू हो जाएगी। आगे देखिए, वर्ग गतिशील होता है, वर्ग परिवर्तित होता रहता है। तो वर्ग क्या है? गतिशील है। व्यक्ति अपनी मेहनत से वर्ग बदलता है। अगर वो मजदूर है, अगर मेहनत करता है, टैलेंटेड है, तो वो सरकारी जॉब लेकर मिडिल क्लास में आ सकता है, और बिजनेस में सेट हो जाए तो वो उच्च वर्ग में आ सकता है। इसलिए वर्ग को हम ये कह सकते हैं कि अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम जब आया जाता है, पकड़ लेते हैं ना, तो परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? आगे देखिए, 7वां, भारतीय परिवार की मुख्य विशेषता बताइए। प्रश्न क्या है? भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बताइए। तो देखिए, संयुक्त परिवार होता है भारत के समाज में, परिवारों में, क्योंकि भारतीय परिवार की बोला है ना। तो एक तो संयुक्त परिवार होता है, और उस परिवार में पितु यानी पितु सत्रात्मक मतलब पिता की इंपोर्टेंस होती है, और वहीं से वर्ग पहचान होता है। नेक्स्ट, श्याम नमस्ते। धार्मिक और सांस्कृतिक अनुशासन होता है, परिवार में धर्म और संस्कृति को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा परिवार में सभी के मध्य सहयोग और सामूहिक दायित्व होता है, सभी मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट, आजकल संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि लघु परिवार या एकल परिवार हो रहा है। हम दो, हमारे दो। समझ में आ गया? आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8, विवाह से संबंधित किसी एक सामाजिक विधान का नाम लिखिए। बताया था? देखिए उत्तर, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये एक विवाह से संबंधित सामाजिक विधान यानी कानून है। और इस अधिनियम की क्या खूबी है देख लो। एक पत्नी प्रथा को वैध माना, यानी एक व्यक्ति की एक ही पत्नी होगी, और ये इस कानून में कहा गया है। थैंक्स घनश्याम। आगे देखिए, न्यूनतम विवाह आयु निर्धारित, इसके अलावा आयु भी डिसाइड की गई है कि लड़का 21 साल का हो और लड़की 18 की हो, तो ये सही एज है शादी की। इसी तरह से तलाक की वैधानिक व्यवस्था, और तलाक को भी सिस्टम किया गया है। तलाक होना है तो कानून के द्वारा होगा, बोलने से नहीं, तलाक 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 करके भी सिस्टम नहीं है। इसने विवाह संस्था को आधुनिक और न्यायपूर्ण बना दिया। यही हिंदू अधिनियम जो है, इसने विवाह को एक लीगल ऑथोराइज बना दिया गया है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर जी, सुनाइए हाल चाल आपका, और आप सब बढ़िया हैं घर पे? यस बिल्कुल, ऑल इज वेल आपकी तरफ। नेक्स्ट देखिए, मॉडल पेपर में खंड 1 का प्रश्न नंबर 9, संस्कृतिकरण का अर्थ लिखिए। तो देखिए, समाजशास्त्रीय MN श्रीनिवासन के अनुसार, जब कोई निम्न जाति उच्च जाति की जीवन शैली अपनाती है, निम्न यानी नीची कैटेगरी के लोग जाति जो है, वो उच्च कैटेगरी के हुबहू देखा देखी अपना जीवन बनाना चाहते हैं, उसी तरह से अपने आप को ढालना चाहते हैं। ओके, और उसी तरह के रीति रिवाज, भाषा, पूजा पद्धति और पहनावे को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, और इसी को कहते हैं संस्कृतिकरण। आगे नेक्स्ट देखिए, मॉडल ए का लास्ट क्वेश्चन, शहरीकरण। तो गांव से शहरों की ओर पलायन जाना, यानी गांवों से लोग शहरों की ओर जाते हैं, जनसंख्या के शहरों में बसना, औद्योगिक और सामाजिक गतिविधियों का बढ़ना शहरीकरण कहलाता है। गांवों से शहरों की ओर जाना शहरीकरण। और इससे क्या होता है? जीवन शैली, रोजगार, परिवार और शिक्षा, संस्कृति में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं, बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। अब ये तो मॉडल पेपर की शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवा दी। अब आपको मैंने क्या कहा था, हर यूनिट के में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, शॉर्ट वाले, तो देख लीजिए, क्योंकि क्लास अंतिम रूप में महत्वपूर्ण होने वाली है। यूनिट फर्स्ट देख लीजिए, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, विविधता में एकता, फटाफट देख लीजिएगा, जल्दी करवाऊंगा। नेक्स्ट,
भारतीय समाज में भाषा की विविधता पर एक उदाहरण दीजिए। तो देखो, भारत में 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है और इसके अलावा बोली जाने वाली भाषा तो सैकड़ों भाषा है। तो ये विविधता का एक उदाहरण हो गया। फिर भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ बताइए। सभी धर्मों में समानता। तो देखो, सभी धर्मों को सम्मान और साथ में रहने की प्रवृत्ति ही धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है। नेक्स्ट है, विविधता में एकता से क्या तात्पर्य है? तो लिख लीजिए कि अनेक भाषाओं, धर्म और जातियों के बावजूद हम सभी भारतीय भावनाओं के साथ रहते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था ना, तो सभी में इंडियन चीज जो है ना घुस गई थी। भारत जीत जाए, यही इंडियन भारतीयता है। क्लियर? आगे देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है? तो नोट कर लीजिए, सभी नागरिकों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा और सम्मान की जो भावना होती है, उसी को राष्ट्र के प्रति एकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारतीय संस्कृति की एकता किस आधार पर बनी हुई है? तो भारतीय संस्कृति की जो एकता है ना, उसका सबसे बड़ा आधार है एक तो परंपरा, साहित्य, कला और धर्म। ये है भारत को एकता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में क्या बाधा है? क्यों इंडियन यूनिटी कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पाती है? उसका कारण है कि सभी लोग क्षेत्र के हिसाब से, ये मेरा इलाका, ये मेरा क्षेत्र, और बढ़ जाते हैं, और दूसरा जाति के आधार पर तेरी मेरी जाति करके बिखर जाते हैं। आगे देखिए, भारतीय समाज में परिवार संस्था का क्या महत्व है? समाज में परिवार का क्या महत्व? देख लीजिए, परिवार जो है ना, वो सामाजिक वैल्यू एवं संस्कृति का संरक्षण करता है। परिवार है तभी समाज को वैल्यू और उसको संरक्षण मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक बताइए। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी कितना पवित्र है, हर कोई इस गंगा नदी को पवित्र मानता है। बोले किसी भी धर्म, किसी भी रीति रिवाज, जाति के लोग हो, वो इस गंगा नदी को अपना पवित्र मानते हो। यही चीज जो है वो संस्कृति की एक पहचान बन जाती है। इसके अलावा तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज और ताजमहल। आगे, भारतीय समाज के दो प्रमुख सामाजिक मूल्य बताना है। तो देखिए, सहिष्णुता और यानी सभी धर्मों में समान सहिष्णुता, दूसरा है सामूहिकता। आगे, यूनिट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पुरुषार्थ के 4 भाग कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष लिख लीजिए। इसी तरह से आश्रम व्यवस्था के 4 चरण कौन कौन से हैं? आश्रम व्यवस्था के 4 चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। समझ में आ गया? नेक्स्ट, धर्म का अर्थ क्या है? नेक्स्ट शानदार प्रश्न है कि भाई धर्म का क्या अर्थ है। प्रश्न कितना बढ़िया है कि धर्म का क्या अर्थ है। समझ में आ गया? ये प्रश्न बहुत शानदार और इजी है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। धर्म और अर्थ। आगे बढ़े तो धर्म का अर्थ है कि कर्तव्य और नैतिकता के अनुसार आचरण करना। समझ में आ गया? चलो आगे, अर्थ का आशय बताइए। अर्थ, तो देखिए, अर्थ यानी पैसा, जीवन निर्वाह हेतु धन कमाना, जीवन निर्वाह हेतु धन कमाना ही अर्थ कहलाता है। आगे देखिए, काम से क्या अभिप्राय? काम, 4 पुरुषार्थों में एक है काम। तो काम को देख लीजिए, इच्छाओं की और भावनाओं की पूर्ति करना ही काम कहलाता है। ये देखिए, मोक्ष का क्या अर्थ है? तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। आगे, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? शंकराचार्य के अद्वैतवाद, तो नोट कर लेना कि आत्मा और ब्रह्म दोनों समान हैं और यही बात शंकराचार्य के अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत है। क्लियर? आगे बढ़े, देखिए, आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? क्यों आश्रम व्यवस्था बनाई गई है? तो नोट कर लेना,
व्यक्ति और समाज को संतुलित विकास करने के लिए आश्रम व्यवस्था जरूरी है। नेक्स्ट, गृहस्थ आश्रम की विशेषता बताइए। तो समाज व परिवार की जिम्मेदारी निभाना ही गृहस्थ आश्रम की मुख्य जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, वानप्रस्थ आश्रम का क्या उद्देश्य है? तो वानप्रस्थ यानी सांसारिक मोह त्याग कर ध्यान और तप में लग जाना, जंगलों में विचरण करना ही कहलाता है वानप्रस्थ। यूनिट 3, वर्ण व्यवस्था किस आधार पर बनी हुई है? वर्ण व्यवस्था तो गुण और कर्म पर वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। गुण और कर्म पर वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से जाति व्यवस्था किस आधार पर है? तो जाति व्यवस्था जन्म आधारित है। नेक्स्ट, वर्ग यानी क्लास, तो वर्ग कैटेगरी किस आधार पर बनती है? एक तो इनकम आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक और पेशागत स्थिति के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनती है। नेक्स्ट, वर्ण और जाति में एक अंतर बताना। वर्ण और जाति में तो देखो, वर्ण लचीला होता है जबकि जाति कठोर और जन्मजात होती है। इसी तरह से जाति व्यवस्था की एक विशेषता, जाति अंतरजातीय विवाह निषेध होता है। जाति व्यवस्था में एक व्यक्ति एक ही जाति के अंदर अपने विवाह करता है, दूसरी जाति में नहीं, तो ये जाति का सिस्टम होता है। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ होता है? यानी समाज में स्टेबलाइजेशन। तो देखिए, समाज में उच्च नीच होना, समाज में किसी का स्टेटस ऊपर होना, किसी का नीचे होना, इसको स्टैंडर्ड यानी स्तरीकरण कहा जाता है। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होते हैं, तो इस आधार पर समाज में स्टैंडर्ड बन जाता है, स्तरीकरण, उच्च और निम्न वर्ग। आगे, जाति व्यवस्था में आई एक कमी लिखी है जाति व्यवस्था के अंतर्गत। तो देखिए, जाति व्यवस्था में, पहले जाति व्यवस्था में छुआछूत बहुत ज्यादा होता था। छुआछूत होता था ना, निम्न जाति कहकर उसको अशुद्ध माना जाता था, उसको हीन माना जाता था। लेकिन संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यताओं का अंत कर दिया है। आगे, वर्ण व्यवस्था का एक लाभ बताइए। वर्ण व्यवस्था का एक फायदा क्या है वर्ण व्यवस्था का? तो देखिए, वर्ण व्यवस्था, हम मेहनत करते हैं तो निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकते हैं, तो ये वर्ण बदल जाता है। यह गतिशील है क्योंकि मेहनत से हम वर्ग बदल सकते हैं। अगर हम निम्न क्लास है, मिडिल क्लास और मिडिल से उच्च क्लास में बन जाते हैं। फिर भारत में जातिगत सुधार हेतु एक आंदोलन का नाम बताना। जातिगत सुधार हेतु, जाति सुधार। तो देखिए, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले के द्वारा जातिगत सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। फिर है, आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था क्यों कमजोर हुई? क्योंकि शिक्षा, औद्योगिकरण, शहरीकरण और संविधान जब आया ना, तो जाति व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो गई। हाँ, स्कॉलरशिप, न्यू स्कॉलरशिप मिलती है, ये रेगुलर वालों को मिलती है। आगे देखिए, यूनिट नंबर 4, भारत में परिवार का पारंपरिक स्वरूप क्या है? तो परिवार शुरुआत में कैसा होता था? संयुक्त परिवार होता था। नेक्स्ट, सेकंड, आधुनिक भारत में किस प्रकार का परिवार बढ़ रहा है? तो आधुनिक भारत में लघु परिवार मतलब एकल परिवार हो रहा है। क्या हो रहा है? एकल परिवार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय विवाह किस प्रकार का है? तो भारतीय विवाह समाज में हो रहा है, तो सामाजिक, और इसलिए इसको धर्म के साथ भी जोड़ा गया है। आगे, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष बना? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष बना? 1955, जो अभी मैंने डिटेल से समझाया था, याद कर लीजिएगा। फिर है, भारतीय विवाह की एक विशेषता बताइए। तो ध्यान रखना, क्योंकि भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। जैसे 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। हिंदू संस्कृति में व्यक्ति के जीवन से लेकर उसके मरण तक कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। ये याद करके जाना, मैंने मैराथन क्लास में बता दिया है। आगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम की वर्तमान आयु क्या है? तो बाल विवाह को रोक दिया गया है क्योंकि वर्तमान आयु है लड़के की 21 और लड़की की 18 वर्ष। परिवार का एक प्रमुख कार्य क्या होता है? कि लोगों को समाज से जोड़ना, सामाजिकरण।
नेक्स्ट है, महिलाओं की स्थिति सुधारने वाला एक कानून कौन सा है? दहेज निषेध अधिनियम 1961। वेरी वेरी मोस्ट एंड इंपोर्टेंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, आधुनिक विवाह में एक परिवर्तन क्या आया है वर्तमान में? तो ध्यान रखना, अंतरजातीय और प्रेम विवाह बढ़ गया। अब लोग एक जाति को छोड़कर दूसरी जाति में विवाह कर लेते हैं। और दूसरा, लव मैरिज का ट्रेंड आ गया है, तो कोई जाति नहीं रह गई, पूरा सिस्टम ही बदल रहा है। आगे, परिवार संस्था का सामाजिक महत्व क्या? परिवार का एक सोशल इंपोर्टेंस क्या है? तो देख लीजिए, क्योंकि संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण देता है वो परिवार है। फिर यूनिट 5 से शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। संस्कृतिकरण किसने प्रतिपादित किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संस्कृतिकरण के ऊपर प्रश्न आ सकता है, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है? तो नोट कर लेना, निम्न जातियों के द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाज को अपनाना, उनके जैसा बनने की विशेषता संस्कृतिकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, पाश्चात्य यानी वेस्टर्नाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो यानी वेस्टर्न, पश्चिमीकरण को अपनाना, वेस्टर्न संस्कृति को अपनाना, विदेशों को, जैसे अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृति, तकनीकी प्रभाव, रहना पहना, ये वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखना, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखता है, किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता है, ये धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसी तरह से शहरीकरण का एक प्रभाव लिखिए। शहरीकरण से क्या हो रहा है? लघु परिवार ज्यादा बन रहे, संयुक्त परिवार तो टूट रहे और लघु परिवार बन रहे। यस, एलआईसी में स्कॉलरशिप आती है, एलआईसी स्कॉलरशिप योजना। आगे है, शहरीकरण से जुड़ी एक समस्या, जितने ज्यादा लोग शहरों में जाएंगे, समस्या एक आएगी, प्रदूषण और जनसंख्या। प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जनसंख्या, क्राउड ज्यादा होगा, खाने पीने की समस्या रहेगी। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का एक कारक क्या है? समाज में परिवर्तन, वो है औद्योगिकरण। लोग औद्योगिकरण से समाज में परिवर्तन को इंपॉर्टेंस मान रहे हैं। नेक्स्ट, औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो नोट कर लेना, औद्योगिकरण से गांवों के लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, बिजनेस के पर्पज में जा रहे हैं। और 5th यूनिट का नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने समाज को कौन सा परिवर्तन लाके दिया है? तो भारतीय संविधान की वजह से समाज में समानता और अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ है। समानता आ गई है, 14 से लेकर 18 अनुच्छेद है वो समानता, जिसमें अस्पृश्यता का जो संबंधी जो कानून बना है, अधिकार, वो अनुच्छेद 17, इसलिए समानता आ गई है। नमस्ते महेंद्र। आगे, धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाज क्यों महत्वपूर्ण है? अगर धर्मनिरपेक्ष समाज नहीं हो तो धर्म के नाम पर झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि विविध धर्मों के बीच शांति और एकता बनाए रखने के लिए धर्म में विविधता होते हुए भी उसको एकजुट बनाना, क्या बनाना? एकजुट और यूजफुल बनाने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जा रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वही आपको बता रहा हूं, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण में आप इसे अच्छे से याद करें। और ध्यान रखना, अगर पढ़ाई अच्छी करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको मैं ये जो इम्पोर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ। और लगभग मैंने इस इम्पोर्टेंट क्लास में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बता दिए हैं, आपने नोट कर दिए होंगे, अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब अगर आपके कोई डाउट है, क्योंकि नोट कर लेना, टोटल जो मैंने आपको जो बताया है वो चीज आपको पढ़ के जाना है। अगर वो चीज आपने पढ़ ली है तो एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस है। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो बता देता हूं आपको। एक तो मैंने मैराथन क्लास ली थी कल, मैराथन फर्स्ट, वो देख लेना। दूसरा, आज दोपहर में मैंने एक क्लास ली थी जिस क्लास का नाम है सुपर क्लास। और तीसरी ये जिसको हमने कहा है वन शॉट क्लास। ये 3 क्लास देख के जाओ, बेस्ट हो जाएगा। ये 3 क्लास अगर जिस स्टूडेंट ने देख ली तो वो अटकने वाला नहीं, मतलब ये तो श्योर है वो पास हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आप नोट करके जाना और पढ़ के जाना। और यहाँ पर जो मैंने ये पढ़ाया है, इससे आगे पीछे सभी जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? क्लासी सेट ऐप पर जाइए और ये नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा।
ये बुक किसकी है, एक तो आप ये याद कर लेना। दूसरा यहाँ पर मिताक्षरास्युक्त परिवार क्या है। तीसरा जो है अनुलोम प्रतिलोम विवाह। अनुलोम प्रतिलोम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्रश्न आप जरूर जरूर याद करके जाएं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आप याद करके जरूर जाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अंतिम समय बता रहा हूं, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। एक मैंने आपको बताया था लौकिकीकरण क्या है, ये भी ध्यान रख लेना, लौकिकीकरण क्या है। समझ में आ गया। ओके, हाँ जी, तो ये याद कर लेना। इसमें आपको ये तो मिल ही जाएगा। मिताक्षरा का मतलब ये होता है कि जैसे हिंदू परिवार में होता है ना, वैसे कि वंश में जैसे पिता पितृसत्तात्मक सत्ता जो होती है ना, जिसमें वंश के बाद उत्तराधिकारी वही मिलता है, वो सिस्टम होता है। दूसरा अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब होता है कि उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला का जो विवाह होता है, अनुलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है कि उच्च वर्ग की महिला और निम्न वर्ग के पुरुष के बीच जो शादी होती है उसको प्रतिलोम विवाह कहता है। क्लियर। तो मेरी ओर से मैंने अंतिम समय पर आपके लिए शानदार और जबरदस्त क्लास ले ली है। अब आपका काम है इस क्लास को सबको शेयर कर लीजिएगा, तभी तो उन्नति होगी। मैंने तो मेहनत करवा दी, अब आप कर लीजिएगा अपने। क्लियर। तो क्लास शेयर करते रहिएगा, हम आपसे जल्द मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।